दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए जनता 5 फरवरी को मतदान करने वाली है और इस वोटिंग के ठीक पहले दिल्ली में सत्ता संभालने का सपना संजो रही पार्टी पड़ोस के राज्य से जो खबरें आ रही है उसको लेकर दिल्ली में घिरती जा रही है। दिल्ली में वैसे भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है और हर पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबने दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर एक तरह से महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। लेकिन इन सब के बीच उस पार्टी का क्या हाल होगा जो सत्ता में आने का सपना सजो रही है। दिल्ली में उस पार्टी की चुनावी तैयारियां जब होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उस नेता को भी बुलाया जाता है जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश में इतना संगीन आरोप लगा है। आईपीसी 376D और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और हरियाणा की एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। एक प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का ओएसडी रह चुका एक सिंगर, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव के ठीक पहले शर्मसार कर रहे हैं। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी की और यहीं पर आज से 12 साल पहले निर्भया कांड को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ किया था। लेकिन सुपड़ा साफ करने के दौर में एक पार्टी जो सत्ता में आ चुकी थी, क्या अब दूसरी पार्टी के लिए जो रास्ता तैयार होने की थोड़ी गुंजाइश दिख रही थी, पड़ोस के राज्य से आई खबर क्या उस पर बर्फ डाल रही है? मामला हरियाणा का है और जगह हिमाचल की है। जी हां, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जुलाई 2024 में एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, मोहन लाल बडौली। और मोहन लाल बडौली राई सीट से विधायक थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें चुनाव लड़ाना उचित नहीं समझा गया। लेकिन जुलाई 2024 के पहले, एक साल पहले, जुलाई 2023 में एफआईआर पर यदि हम भरोसा करें तो आखिर इतना घृणित काम क्यों किया गया? मैं नहीं जानता इस घटना की सच्चाई क्या है, लेकिन सच यही है कि हरियाणा की एक महिला ने सीधे सीधे बडौली और सिंगर रॉकी मित्तल, जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का ओएसडी हुआ करता था, उन दोनों के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उस महिला का आरोप जरा देखिए, मैं संक्षेप में बताता हूं, आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। उस महिला ने आरोप लगाया है कि वो अपनी सहेली के साथ कसौली घूमने गई, वहां एचपीआईडीसी के रोज कॉमन होटल में रुकी और उस होटल में 3 जुलाई का वाकया उसने बताया है और कहा कि वहां 2 लोग मिले। एक ने अपना नाम मोहनलाल बडौली बताया तो दूसरे ने अपना नाम रॉकी मित्तल, जय भगवान मित्तल, रॉकी मित्तल बताया। अब ये दोनों लोग मिले। मित्तल ने अपने एल्बम में एक्ट्रेस बनाने का वादा किया। अब चूंकि मित्तल सिंगर भी कहे जाते हैं, माना जाता है कि वो गाने वगैरह भी गाते हैं और एल्बम वगैरह में उनकी खास रुचि रहती है। और दूसरी तरफ बडौली ने अपनी पहुंच, उस एफआईआर के मुताबिक, जो उस महिला की एफआईआर है उसके मुताबिक, बडौली ने उनसे वादा किया कि उनकी पहुंच ऊपर तक है, वो उसे सरकारी नौकरी दिलवा देगा। उसके बाद ये दोनों कन्विंस करके अपने कमरे में ले गए, वहां शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उन दोनों ने, जैसा महिला का दावा है उस एफआईआर में, कि उनके साथ दुष्कर्म किया, अश्लील फोटो और वीडियोज भी बनाए, ऐसा दावा किया है उस महिला ने। और 13 दिसंबर 2024 को इस पर एफआईआर दर्ज की गई। घटना 3 जुलाई 2023 की महिला के दावे के मुताबिक, और एफआईआर तकरीबन 16-17 महीने बाद 13 दिसंबर 2024 को, और आज ये खबर पब्लिक डोमेन में आ रही है। सवाल यह है कि हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल की पुलिस ने इस घटना को इतने दिनों तक क्यों दबाया? यह मामला पहले क्यों प्रकाश में नहीं आया? 13 दिसंबर के बाद आज 14 जनवरी है, 31-32 दिन बीत गए, तब यह मामला सामने क्यों आ रहा है? हालांकि वहां के स्थानीय एसएचओ के मुताबिक इस मामले में दोनों आरोपियों से, यानी बडौली और मित्तल से, पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस मामले को लेकर
जिस तरह की परिस्थितियां इस देश में सियासत में शुचिता की बात करने वाले दल, सभी दल खास करके जब शुचिता की बात करते हैं तो ऐसे मामले आते क्यों हैं? राजनीतिज्ञों के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं? अभी कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग भाजपा नेता के खिलाफ एक पत्रकार ने आरोप लगाए। बड़ा ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता के खिलाफ आरोप लगे, जो अब सक्रिय राजनीति से दूर है। लेकिन वहां सिर्फ आरोप की बात है, यहां तो एफआईआर की बात है। और एफआईआर के बाद जो वहां की कसौली की पुलिस ने जो बात साझा की है, वो ये बताया है कि उस महिला ने, जो विवाहित महिला है, एफआईआर करने वाली महिला, उसने मेडिकल भी नहीं कराया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले की जांच की गई? अभी दिल्ली के चुनाव के लिए जो तैयारी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अलावा अलग अलग प्रदेश के नेताओं को भी दिल्ली में झोंक रही है, उनसे भी चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है। और जेपी नड्डा ने एक बैठक की थी तो बडौली को भी बुलाया था दिल्ली में, दिल्ली की तैयारियों के बारे में जानकारी लेने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे ही लोगों के भरोसे दिल्ली में बीजेपी चुनाव लड़ेगी? क्या दिल्ली का चुनाव, जहां आधी आबादी बहुत बढ़ चढ़कर मतदान करती है, उस चुनाव के बीच इस तरह की खबरें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को, उस अभियान को किस प्रकार से प्रभावित करेगी? अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर फ्रीबीज का आरोप लगता है। कहा जाता है कि महिला वोटरों को साधने के लिए उन्होंने तमाम तरह के फ्रीबीज दे रखे हैं। बसों में मुफ्त यात्रा जैसी बातें भी है, बिजली पानी का बिल भी है, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास पुलिस नहीं है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की मजबूत तैयारी थी कि किसी तरह से पंजाब के बाद घुसा जाए, वो घुस नहीं पाई। लेकिन हरियाणा के भाजपा नेता, उसके साथ एक सिंगर जो मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुका है, खट्टर का करीबी, वो नेता, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के बीजेपी के, वो इस तरह के मामले में यदि आरोपी बनाए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? यह बड़ा सवाल है। क्योंकि याद कीजिए, पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जैन हवाला कांड में नाम आते ही लाल कृष्ण आडवाणी से लोकसभा से इस्तीफा ले लिया था। एक स्टिंग ऑपरेशन में बंगारू लक्ष्मण का नाम आते ही बंगारू लक्ष्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। और आज अभी तक 1 महीने से ज्यादा इस एफआईआर को हो गए, लेकिन अब तक बडौली का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं हुआ है। बडौली अभी भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो क्या माना जाए? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, जहां पर दूसरे राज्यों की तुलना में यह माना जाता है कि आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी बहुत सजग है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत रहने में आगे रहने वाली महिलाओं की बड़ी तादाद यहां है, क्योंकि लिटरेसी रेट ज्यादा है। शिक्षित महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद दिल्ली में है। तो दिल्ली चुनाव में अब बीजेपी कौन सा मुंह लेकर के जाएगी? एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर से उठता है, दूसरा सवाल पार्टी की शुचिता से उठता है, तीसरा सवाल चुनाव से और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उठता है। लॉ एंड ऑर्डर से जो सवाल उठता है हिमाचल प्रदेश की पुलिस से उठता है कि 1 महीने के दरमियान क्या हिमाचल पुलिस ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी की या पूछताछ कर ही छोड़ दिया? दूसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी की शुचिता से उठता है, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरे के आधार पर पहचाने जाने का दावा करने वाली पार्टी है, क्या उसने बडौली को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और बंगारू लक्ष्मण के साथ किया गया था? और तीसरा सवाल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का है, वो बीजेपी से जुड़ता है कि अब दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर कौन सा वादा किया जाएगा? आपने देखा होगा कि किस तरह से बिल्किस बानो केस के आरोपियों को गुजरात में जेल से बाहर किया गया था। आपने यह भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई थी, उसके बाद किस तरह का मामला सामने आया था। और यहां तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरह के मामले में, भले ही किसी पार्टी में हो, इस तरह के मामले में शामिल होने के बाद या आरोपी होने के बाद पार्टियां उनसे किनारा करती रही है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने किनारा नहीं किया। अभी तक गोदी मीडिया में आपने कहीं कोई चर्चा नहीं सुनी। कारण क्या है? क्या गोदी मीडिया बीजेपी के इशारे पर इस खबर को दबा रहा है?
एक बड़े प्रदेश के अध्यक्ष का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मामला है। और यूं ही सियासत में आने वाला कोई व्यक्ति, कोई किसी को अपने एल्बम में जगह देने का वादा करके उसके साथ गलत करे, कोई किसी को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके उसके साथ गलत करे, इस तरह की परंपरा पर लगाम लगाने की दिशा में पार्टियों के अंदर आचार संहिता क्यों नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मुझे याद है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन काम करती है, गृह मंत्रालय के अधीन, अमित शाह और एलजी के अधीन काम करती है। उस घटना के बाद दिल्ली के एक डीसीपी राहुल गांधी के घर पहुंच गए थे। इतनी त्वरित प्रतिक्रिया हुई कि राहुल गांधी बताएं कि कहां यह घटना हुई, किस तरह से हुई और क्यों दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर ऐसा सवाल उठाया। लेकिन इस मामले में बीजेपी चुप क्यों है, यही सवाल है। और यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव के साथ मेल नहीं खाता जो जनता के बीच वो बनाने की कोशिश करती है। हरियाणा में 10 साल से सरकार है, तीसरी बार बीजेपी जीत करके आ गई, और जब तीसरी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली उस वक्त यही बडौली साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष थे। भले ही टिकट नहीं मिला, उपचुनाव में राज्यसभा जाने की चर्चा थी, लेकिन राज्यसभा उन्हें नहीं भेजा गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के बेहद विश्वास पात्रों में उनकी गिनती होती है। तो क्या उनका विश्वास पात्र होना ही इस मामले में 1 महीने से ज्यादा बीत गए एफआईआर को अब तक उनकी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कारक बना हुआ है, एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है? कई सारे सवाल एक साथ इसमें नत्थी होते हैं, और इन सब सवालों को एक साथ रखकर देखने की कोशिश करें तो कटघरे में कोई और नहीं, कटघरे में बीजेपी खड़ी नजर आती है। हिमाचल की पुलिस भी, जो कांग्रेस शासित राज्य है, वो पुलिस भी कटघरे में नजर आती है, क्योंकि अब तक दूसरे राज्यों में ऐसा कोई आरोप लगा होता तो आरोपी की गिरफ्तारी सबसे पहले होती, पुलिस कस्टडी, जमानत का विरोध किया जाता, तमाम तरह की बातें हो जाती। लेकिन हिमाचल प्रदेश की पुलिस सिर्फ एफआईआर पर पूछताछ करती है, और इस देश की ईडी जो नरेंद्र मोदी के अधीन काम करती है, उनकी सरकार के अधीन काम करती है, वो ईडी सिर्फ किसी के बयान के आधार पर बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार कर महीनों जेल में डाल देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया, मनी ट्रेल प्रूफ नहीं हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसी तरह गिरफ्तार किया गया, वहां भी मनी ट्रेल प्रूफ नहीं हुआ। जब बिना प्रूफ किए ईडी गिरफ्तार कर सकती है तो 376 के मामले में तो अब तक यही परंपरा रही है कि अगर आरोप लगते हैं तो सबसे पहले गिरफ्तार कर तब पूछताछ की जाए। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर भी, उनके अधीन काम कर रहा प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के ऊपर किस तरह से असर पड़ता है इसका, क्योंकि अब भाजपा के नेता शीश महल जैसे दावे पर तो पहले से ही उनका फोकस था, और वो दावा करने की स्थिति में पहले से इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो खर्च जो जारी किए जाने की बात है उससे कई गुना ज्यादा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास से है। दूसरा मुद्दा दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का है, जो कि केंद्र सरकार के ही पास है। महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पहले भी आधार नहीं बना सकती थी, और अब महिला सुरक्षा पर बात करने की स्थिति में भी क्या दिल्ली चुनाव में बीजेपी बचेगी? बड़ा सवाल है। सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत को चरितार्थ करने की स्थिति इस मामले के प्रकाश में आने के बाद, दिल्ली में वोटिंग के ठीक पहले इस मामले के प्रकाश में आने के बाद बीजेपी की बनती जा रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस देश में जुडिशियल सिस्टम में जिस तरह के बदलाव की बात कही जाती है, आईपीसी के तहत यह मामला दर्ज हुआ, उसके बाद तो अब बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, और कहा गया कि आईपीसी में जो लूप होल्स हैं वो बीएनएस में दूर करने की कोशिश की गई है। क्या यही दूर किया गया कि उस आरोपों की सत्यता की जांच के लिए कुछ नहीं किया गया? यही दूर हुआ कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और एक सिंगर, यदि उस पर इस तरह के संगीन आरोप लगे तो उन आरोपों के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो ही चीजें होती है,
1 महीना इस तरह के मामलों में जांच के लिए काफी होता है। पहली बात, अगर ये आरोप सत्य हैं तो जिनके ऊपर आरोप है उन्हें कानून के हवाले किया जाए, न्यायपालिका के सामने पेश किया जाए, और अगर ये आरोप गलत है तो फाइनल रिपोर्ट दी जाए कि ये इस तरह का एफआईआर मलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, बदनीयती से किया गया है। पुलिस ने कोई काम नहीं किया है। पूछताछ की बात स्वीकार कर ली गई है कि दोनों से पूछताछ हुई, यह बता दिया गया कि महिला ने मेडिकल नहीं कराया, और उसके आगे इसमें कार्रवाई क्या होगी इस पर कहीं कुछ नहीं किया गया। क्योंकि अगर बडौली और रॉकी मित्तल जैसे लोग ऐसी घटना में संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर कठोरतम सजा के पात्र हैं। लेकिन अगर वो इस घटना में संलिप्त नहीं है, चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, तो ये भी मामला कम संगीन नहीं है। ऐसे मामलों के ऊपर भी कठोर सजा होनी चाहिए। यह मामला भी सामने आना चाहिए कि एक राजनीतिक दल जो पड़ोस के राज्य में चुनाव में जा रहा है, उसके पड़ोसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को कैसे बदनाम किया जा रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में शिथिलता कहीं ना कहीं कुछ मामलों पर लीपापोती की कोशिश का इशारा करती है। अब यह लीपापोती कौन कर रहा है, माजरा क्या है, दिल्ली के वोटर्स के साथ साथ हरियाणा के समाज के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, खासकर तब जब हरियाणा से आए हुए महिला पहलवानों ने जो देश के लिए मेडल जीतने का काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाने का काम करती हैं, उन लोगों को भी इसी दिल्ली में जंतर मंतर पर किस तरह की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा था, वो भी एक एफआईआर कराने के लिए वो पूरे देश ने देखा था। पूरे देश ने देखा था कि क्या हुआ था उस वक्त। लेकिन हिमाचल पुलिस इस मामले में तो कम से कम प्रशंसा की पात्र जरूर है कि वहां एफआईआर कराने के लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पुलिस हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, और दोनों ही मामलों में जो ये मामला है, चाहे वो महिला पहलवानों वाला हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वाला हो, दोनों ही मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर ही आरोप लगे। लेकिन हरियाणा वाले प्रदेश अध्यक्ष के मामले में जुरिस्डिक्शन हिमाचल प्रदेश का है, वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में कोताही नहीं की। लेकिन उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तक की शिथिलता यही बताती है कि बहुत तेजी नहीं पकड़ पाया मुद्दा। सवाल यही उठता है कि अब दिल्ली चुनाव में क्या इसे भुनाने की तैयारी करेंगी पार्टियां? क्या भारतीय जनता पार्टी को रक्षात्मक मुद्रा में लाया जाएगा, या फिर इस मुद्दे को जैसे हिमाचल पुलिस ने शिथिलता के साथ छोड़ रखा है वैसे ही शिथिलता दिल्ली में राजनीतिक दलों की तरफ से भी बढ़ती जाएगी? कई सवाल हैं, और इन सब सवालों के बीच एक बात तो कहना जरूरी हो जाता है कि हिमाचल पुलिस जिसे हम शिथिलता का आरोप जिस पर लगा रहे हैं, क्या वाकई वो शिथिल है? इस मामले में तेजी नहीं दिखाई तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इस मामले में तेजी अब तक नहीं दिखाई है। अब तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, कोई ऐसा महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस मामले में पुलिस की तरफ से सबूत के तौर पर न तो न्यायालय को देने की बात हमारी जानकारी में आई है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं आई है, या फिर आगे कोई और कार्रवाई होती हुई दिखाई दी है। एक महिला का आरोप कि कोई कहीं घूमने नहीं जा सकता, क्या कोई अकेले इस देश में कहीं घूमने कोई महिला नहीं जा सकती? क्या कोई महिला अपने महिला दोस्तों के साथ कहीं और जाकर होटल बुक कर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं जा सकती? कई तरह के सवाल एक साथ खड़े हुए हैं कि आखिर भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है। और फिर राजनीतिक परिवर्तन की बात, सत्ता परिवर्तन के लिए लालायित राजनीतिक दल इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन की बातें और इसके उलट आचरण, नेताओं का आचरण, क्या इन राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा नहीं करता? देखिए, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन दिल्ली चुनाव के पहले आधी आबादी के वोटों पर नजर गड़ाई हुई दिख रही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मामला कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।